तो ये कहानी शुरू होती है मैक्स नाम के एक आदमी से जो एक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी हेडक्वार्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल लेकर पहुंचता है। वो वहाँ पर एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम करता था और उसका सपना है कि वो जल्द से जल्द एक फील्ड एजेंट बने, क्योंकि वो पूरे दिन बस फाइलों और कंप्यूटर के सामने बैठकर काम नहीं करना चाहता। वो बाहर जाकर असली दुश्मनों से लड़ना चाहता है। जब मैक्स अपने दोस्त ब्रूस और लॉयड से बात कर रहा होता है तभी अचानक एजेंट 23 की एंट्री होती है। वो उनके ऑफिस का सुपरस्टार था और वो अभी अभी एक बेहद खतरनाक मिशन पूरा करके लौटा था, इसीलिए पूरा ऑफिस तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत करता है। थोड़ी देर के बाद एक मीटिंग शुरू होती है जिसमें मैक्स सभी को केओएस नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप के बारे में ब्रीफ करता है। वो बताता है कि पिछले कुछ दिनों से केओएस के ऑपरेटिव एक न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हमें केओएस के लीडर की एक झलक भी दिखाई जाती है। वो अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर एक बिल्डिंग से कुछ चुराता है और फिर पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। इसके बाद कहानी फिर से इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर में लौटती है। मैक्स अब अपने चीफ के सामने बैठा था और चीफ उससे कहता है कि तुमने टेस्ट में बहुत अच्छा किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक एजेंट नहीं बना सकता, क्योंकि चीफ को अंदर ही अंदर ये लगता था कि मैक्स अभी फील्ड में जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैक्स का दिल न दुखे, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे डेटा एनालिस्ट हो, फिर तुम्हारी जगह यहाँ पर कौन लेगा, और फील्ड में काम करने वाले लोगों की तो हमारे पास पहले से ही भरमार है। ये सुनकर मैक्स थोड़ा उदास हो जाता है और वो उदास मन से बाहर घूम रहा होता है। तभी अचानक सड़क पर उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है और उसकी खूबसूरती देखकर मैक्स उससे पूछता है कि इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो, लेकिन वो लड़की ज्यादा उससे बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद मैक्स वापस हेडक्वार्टर पहुँचता है और वहाँ का हाल देखकर उसे एहसास होता है कि कुछ देर पहले यहाँ पर हमला हुआ है और वहीं पर उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिससे अभी अभी वो सड़क पर टकराया था। जब मैक्स उससे पूछता है कि वो कौन है तो वो कहती है कि मैं एजेंट 99 हूँ। कुछ ही सेकंड बाद उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और यहाँ पर मैक्स के पास कोई हथियार नहीं होता, इसलिए वो फायर होज का पाइप पकड़ लेता है। जैसे कुछ लोग उनकी ओर बढ़ते हैं, मैक्स उस पाइप से उनके ऊपर हमला कर देता है और इसके बाद वो एक फायर एक्सटिंग्विशर से एक आदमी को सिर पर दे मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया था। लेकिन अगले ही पल मैक्स को पता चलता है कि वो सारे उन्हीं के अपने आदमी थे और जिसको उसने सर पर मारा था वो कोई और नहीं, उनका चीफ था। फिर अगले दिन चीफ कुछ लोगों को मीटिंग के लिए बुलाता है। मीटिंग शुरू करने से पहले मैक्स कहता है कि चलो कोन ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक ऐसा डिवाइस था जो उनके चारों ओर एक इनविजिबल दीवार बना देता था ताकि कोई बाहर वाला उनकी बातचीत को सुन न ले। लेकिन जैसे वो इसे ऑन करते हैं वो आपस में एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते। हर किसी के ऊपर एक अलग अलग कोन बन गया था। आखिरकार चीफ कहता है कि इसके बिना ये मीटिंग शुरू करते हैं। चीफ समझाता है कि उन्हें शक है कि हेडक्वार्टर के ऊपर हुआ हमला केओएस ने ही किया था। उन्हें जानकारी मिली है कि पिछले 3 महीनों में भारी मात्रा में न्यूक्लियर मटेरियल खासकर यूरेनियम गायब हुआ है। चीफ ये भी बताता है कि केओएस ने उनका सिस्टम हैक कर लिया है और अब उनके पास सभी एजेंट्स की पहचान है। पिछले कुछ दिनों से उनके कई सारे एजेंट एक एक करके मारे जा चुके हैं। फिर चीफ उन्हें एक आदमी की फोटो को दिखाता है और कहता है कि हम केओएस के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये आदमी क्रिस्टिक उनका सबसे बड़ा सप्लायर है और इसी के जरिए हम केओएस तक पहुंच सकते हैं और उन्हें न्यूक्लियर वेपन बनाने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि ये आदमी इस वक्त कहाँ पर है, जिस पर तुरंत ही मैक्स बोल पड़ता है कि वो रसिया में है और मैंने अपनी रिपोर्ट में ये साफ लिखा था। जिस पर चीफ जवाब देता है कि इतनी लंबी और डिटेल रिपोर्ट कोई नहीं पढ़ता और क्योंकि अब केओएस के पास सभी एजेंट्स की पहचान पता चल चुकी है, इसलिए चीफ फैसला करता है कि एजेंट 99 के साथ एक नया एजेंट भेजा जाएगा, एजेंट 86। इसकी वजह ये है कि एजेंट 99 की हाल ही में प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, इसीलिए उसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। ये सुनकर मैक्स चौंकते हुए पूछता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन एजेंट 86 है कौन? तो चीफ मैक्स की ओर देखता है और कहता है कि तुम हो एजेंट 86। ये सुनते ही मैक्स पहले तो रिएक्ट नहीं करता, फिर वो कोन ऑफ साइलेंस उठाता और एक तरफ जाकर दीवार की ओर मुंह करता और चिल्लाने लगता है कि फाइनली मैं एक फील्ड एजेंट बन गया। लेकिन डिवाइस खराब होता है, इसलिए उसकी आवाज सभी को सुनाई देती है। मैक्स पलट कर ऐसा दिखावा करता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहाँ पर एजेंट 99 कहती है कि मैं इस इडियट के साथ कभी नहीं काम करने वाली, लेकिन चीफ जवाब देता है कि जो फैसला हो गया है वो हो गया है। मिशन पर जाने से पहले ब्रूस और लॉयड मैक्स को एक नया गैजेट देते हैं जो उन्होंने हाल ही में बनाया था। वो छोटे से डिवाइस में तरह तरह के हथियार छुपे हुए थे। इसके बाद मैक्स और एजेंट 99 अपनी फ्लाइट लेते हैं। वहीं ट्रैवल के दौरान एजेंट 99 को उनके पीछे बैठा एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि हो ना हो ये भारी भरकम आदमी एक असैसिन हो सकता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट खली होता है। थोड़ी देर के बाद जब मैक्स अपने जूते से चिपकी हुई च्युइंगम निकालने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके पीछे बैठा आदमी गलत समझ लेता है और वो सोचता है कि मैक्स के जूते में बम है। वो जोर से चिल्लाने लगता है कि इस आदमी के जूते में बम है।
जिससे वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आकर मैक्स को पकड़ लेता है और वो मैक्स के हाथ को बांध देता है और उसे सामने वाली सीट पर बिठा देता है। अब यहाँ पर चीफ के प्लान के मुताबिक उन लोगों का प्लेन पर से कूदने का समय हो चुका था। मैक्स किसी तरह से वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर वही गैजेट निकालता है जो उसे उसके दोस्त ने दिया था। वो इस डिवाइस को अपने मुंह में रखकर छोटे छोटे डार्ट्स चलाने लगता है ताकि हाथों में उसके बंधी जिप टाई टूट सके। लेकिन मैक्स यहाँ पर बेहद ही बेवकूफों वाली काम करता है। एक डार्ट जाकर उसके पैर में लगती है तो एक उसके कान में और एक उसके गाल में, और आखिरी डार्ट उसके जिप टाई को तो तोड़ देता है लेकिन सीधे इजेक्ट बटन में जा लगती है। और नतीजा ये होता है कि मैक्स बिना पैरासूट के ही प्लेन से बाहर कूद जाता है। जैसे ही मैक्स बाहर गिरता है, एजेंट 99 तुरंत ही टॉयलेट में पहुंचती है और वहाँ पर 2 पैरासूट देखकर वो समझ जाती है कि वो इडियट बिना पैरासूट के ही कूद गया है। बिना वक्त गवाए वो एक पैरासूट पहनती है और उसके पीछे कूद जाती है और थोड़ी देर बाद खली भी बचा हुआ पैरासूट पहनकर उनके पीछे कूद जाता है। कुछ समय के बाद एजेंट 99 हवा में ही मैक्स तक पहुँचती है और उसे पकड़ती है और अपना पैरासूट खोलती है। लेकिन तभी अचानक से खली भी उन तक पहुँच जाता है और हवा में ही उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो खली हमला करता है और एजेंट 99 का पैरासूट को फाड़ देता है। फिर वो एजेंट 99 और मैक्स दोनों को पकड़ लेता है। वो लोग पूरी ताकत से इमरजेंसी पैरासूट खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन ताकतवर खली उन्हें कसकर पकड़े रहता है। तभी अचानक से एजेंट 99 पलटकर खली को केस कर लेती है। ये देखकर खली तो कुछ पल के लिए चौंक जाता है। उसी मौके पर एजेंट 99 और मैक्स अपना पैरासूट खोलने में कामयाब रहते हैं और सही सलामत नीचे उतर जाते हैं। खैर किसी तरह खली भी बच गया था। इसके बाद मैक्स और एजेंट 99 एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और वहाँ पर जब मैक्स वॉशरूम जाता है तो वो 2 आदमियों की कुछ बातचीत को सुनता है। उनकी बातों को सुनकर मैक्स को उन पर थोड़ा शक होता है और जैसे ही उन आदमियों में से एक मैक्स के पास आता है तो मैक्स की घड़ी में अलार्म बजने लगता है। और ये घड़ी भी ब्रूस और लॉयड ने ही बनाई होती है और इसका ये काम था कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल इसके पास आता है तो ये बीप करने लगती है। मैक्स बाहर आकर एजेंट 99 से कहता है कि वॉशरूम में एक आदमी है और जब मैं उसके पास गया तो मेरी घड़ी बीप करने लगी और ये मुमकिन है कि वो न्यूक्लियर मटेरियल की चोरी में शामिल हो। ये सुनकर दोनों उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। उसका पीछा करते करते वो क्रिस्टिक के घर तक पहुंच जाते हैं और समझ जाते हैं कि आज रात वहाँ पर एक पार्टी होने वाली है। इसके बाद मैक्स एजेंट 99 से कहता है कि अब देखना मैं अपने गैजेट से सिर्फ एक ही बार में उस गार्ड को सुला दूंगा। लेकिन फूंक मारते वक्त वो इतनी जोर से सांस खींच लेता है कि सेडेटिव डार्ट सीधे उसके अपने गले में चला जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एजेंट 99 उसके सामने खड़ी है और पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार हो रही है और उसने खुद के साथ साथ मैक्स को भी पार्टी के हिसाब से तैयार कर दिया था। खैर इसके बाद दोनों क्रिस्टिक की पार्टी में पहुंचते हैं। जब वो वहाँ पर क्रिस्टिक को ढूंढने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक खुद क्रिस्टिक एजेंट 99 के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। एजेंट 99 कहती है कि बिल्कुल और उसके साथ डांस करने लगती है। दूसरी ओर मैक्स क्रिस्टिक के कंप्यूटर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसमें मौजूद जानकारी के जरिए वो केओएस तक पहुंच सके। लेकिन पूरा घर छान मारने के बाद भी मैक्स को कोई कंप्यूटर नहीं मिलता। कुछ समय के बाद एजेंट 99 मैक्स को बताती है कि क्रिस्टिक का ऑफिस तो गेस्ट हाउस में है। जब दोनों गेस्ट हाउस की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं। तभी हेडक्वार्टर से उन्हें एक दूसरे रास्ते के बारे में पता चलता है जो कि एक गंदा सा टनल से होकर गुजरता था। इस दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करके वो किसी तरह गेस्ट हाउस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्रिस्टिक के कंप्यूटर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। उन्हें अभी भी कई लेजर सिक्योरिटी सिस्टम को पार करना था। वो समझ जाते हैं कि अगर कोई भी चीज इन लेजर्स के संपर्क में आई तो वो तुरंत ही जल जाएगी। एजेंट 99 तो अपने बेहद ही खूबसूरत अंदाज में लेजर्स को पार कर लेती है जबकि मैक्स उसे अजीब तरीके से घूर रहा होता है। एजेंट 99 कहती है कि ध्यान से देखो क्योंकि तुम्हें भी यही करना है। और अब लेजर्स पार करने की बारी मैक्स की थी। शुरुआत में तो वो काफी ठीक कर रहा होता है लेकिन तभी टनल के अंदर से निकला एक चूहा उसके सूट के अंदर घुस जाता है और इसी की वजह से मैक्स वहाँ पर हिलने डुलने लगता है। एजेंट 99 उससे कहती है कि आराम से रहो, लेकिन जब वो चूहा सीधे उसके पैंट में जा घुसता है तो कैसे कोई आदमी स्थिर रह सकता है। चूहे की वजह से मैक्स का सूट कई जगहों से जल जाता है लेकिन किसी तरह वो लेजर्स को पार करने में कामयाब रहता है। क्रिस्टिक के कंप्यूटर के डेटा से उन्हें पता चलता है कि कुछ दिन पहले उसने बम बनाने का सामान मॉस्को की एक बेकरी में भेजा था। लेकिन इससे पहले कि वो और जानकारी निकाल पाते क्रिस्टिक के आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैक्स और एजेंट 99 जमकर लड़ते हैं और क्रिस्टिक के आदमियों को वहीं पर ढेर कर देते हैं। मैक्स की फाइटिंग स्किल्स देखकर एजेंट 99 काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि अब तक उसे लगता था कि मैक्स के साथ काम करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद वो दोनों मॉस्को की उस बेकरी की ओर निकलते हैं जहाँ पर कुछ दिन पहले क्रिस्टिक ने बम का सामान भेजा था। अंदर जाने से पहले एजेंट 99 मैक्स को एक कैप्सूल जैसा डिवाइस देती है ताकि दोनों आपस में बात कर सके। इसके बाद वो अलग अलग रास्ते से बेकरी में एंटर होते हैं। बेकरी के अंदर मैक्स की मुलाकात 2 गुंडों स्टीव और स्टॉकर से होती है।
मैक्स वहाँ पर खुद को एक माफिया डॉन की तरह एक्ट करने लगता है और कहता है कि वो उनसे डील करने आया है। लेकिन तभी सीग उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें एजेंट 99 चोरी छिपे बेकरी में घुसने की कोशिश करती दिखाई दे रही थी। सीग समझ जाता है कि मैक्स उसी के साथ है और वो अपने साथी स्टॉकर को मैक्स को मारने का ऑर्डर देता है। अब यहाँ पर मैक्स एक बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में स्टॉकर पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर स्टॉकर खुद भी काफी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी मैक्स सामने रखी टेबल को लात मारता है जो कि सीधे स्टॉकर की टांगों के बीच जाकर लगती है और अगले ही पल हमले से वो उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ छोटे से रेडियो डिवाइस की मदद से एजेंट 99 को भी पता चलता है कि सीग अब उसके बारे में सब कुछ जान चुका है, इसलिए वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। और इसी समय मैक्स वहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में वेपन और बहुत सारा न्यूक्लियर मटेरियल देखता है। अब मैक्स बहुत ही सावधानी से पूरे बिल्डिंग में छोटे छोटे बम लगाता है ताकि सारे हथियार को वो नष्ट कर सके। जैसे ही धमाके होने वाले होते हैं, दोनों बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं और कुछ ही पलों में पूरा बेस उड़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर खली एक बार फिर से एंट्री करता है और मैक्स और एजेंट 99 दोनों मिलकर भी उससे लड़ नहीं पाते। मैक्स समझ जाता है कि वो ताकत से तो खली को नहीं हरा सकता, इसलिए वो दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो उससे अचानक ही कह देता है कि तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हारा सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, जो सुनकर खली काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मेरी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता, मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है। मैक्स उसकी इमोशनल भरी कहानी को सुनता है, जिसके बाद खली दोनों को जाने देता है। इसके बाद मैक्स और एजेंट 99 वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में मैक्स एजेंट 99 से पूछता है कि तुमने अपना चेहरा सर्जरी से क्यों बदल लिया, क्या पहले तुम काफी बुरी दिखती थी? तो इस पर एजेंट 99 समझाती है कि एक मिशन के दौरान मुझे दुश्मन एजेंसी के एक एजेंट से प्यार हो गया था और इसी वजह से मेरी पहचान उनकी एजेंसी के सामने उजागर हो गई। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो ऑफिस में बैठकर फाइलें घुमाती रहूं या फिर अपना चेहरा पूरी तरह बदलकर दोबारा फील्ड में लौटूं, और मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। वहीं दूसरी तरफ हम सीग और स्टॉकर को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सीग बहुत ही जल्द लॉस एंजलिस शहर पर एक बड़ा हमला करने वाला है। अगले दिन चीफ के ऑर्डर पर एजेंट 23 उस जगह पर जाता है जहाँ पर मैक्स ने न्यूक्लियर मटेरियल देखने का दावा किया था, लेकिन वहाँ पर उसे किसी भी तरह के कोई सबूत नहीं मिलते, जिससे चीफ को शक हो जाता है कि कहीं मैक्स उन्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। इसी शक के चलते वो मैक्स को हेडक्वार्टर की जेल में बंद करने का फैसला कर लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीग वाइस प्रेसिडेंट को एक धमकी भरा मैसेज भेजता है। वो कहता है कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कई न्यूक्लियर वेपन इकट्ठा किए हैं और उन्हें अमेरिका के 20 दुश्मन देशों में भेज दिया है और इन बमों को एक्टिवेट करने का कोड सिर्फ KOS के पास है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये कोड उन देशों को भेज दिए जाएंगे और सीग उनसे $100 बिलियन की मांग करता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इसे मजाक समझता है और कॉल को कट कर देता है। वहीं हेडक्वार्टर में चीफ वाइस प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश करता है कि वो पिछले कई दिनों से KOS को ट्रैक कर रहे हैं और उन्होंने सच में भारी मात्रा में न्यूक्लियर मटेरियल चुराया है, लेकिन यहाँ पर ठोस सबूत न होने की वजह से वाइस प्रेसिडेंट उसकी बात पर यकीन नहीं करता और इसी कारण से चीफ एजेंट 23 और एजेंट 99 लॉस एंजलिस के मेयर से मिलने जाते हैं ताकि उनकी मदद से KOS को रोका जा सके। उधर जेल में बंद मैक्स को खली का एक मैसेज मिलता है। वो उसे बताता है कि सीग लॉस एंजलिस को निशाना बनाने वाला है। असल में खली सीग का बॉडीगार्ड था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बॉस इतना नीचे गिर सकता है। और जब उसे पता चलता है कि इस हमले में काफी निर्दोष लोग मारे जाएंगे, तो वो मैक्स को ये जानकारी भेजता है और यहाँ पर मैक्स अपनी चालाकी से जेल के गार्ड्स को धोखा दे देता है और जेल से फरार हो जाता है। इसमें ब्रूस और लॉयड भी उसकी अच्छी खासी मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब चीफ मेयर से मिलने जाता है तो वो सारी बातें सुनने के बाद भी यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि ये भी रोज आने वाली झूठी धमकियों में से एक है। बिना और कुछ सुने वो उन सबको वापस भेज देता है। अब यहाँ पर चीफ एजेंट 23 और एजेंट 99 हेलीकॉप्टर से वापस लौट रहे होते हैं। तभी एजेंट 99 को मैक्स का कॉल आता है और बातचीत से चीफ को समझ आ जाता है कि मैक्स जेल से भाग चुका है और पहले ही लॉस एंजलिस पहुंच चुका है। चीफ तुरंत ही ऑर्डर देता है कि मैक्स की कॉल ट्रेस की जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए और इसके बाद कमांडोज फोन की लोकेशन को ट्रेस करके एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं और वहां पर एक आदमी को घेर लेते हैं, लेकिन वो आदमी मैक्स नहीं होता। उसी वक्त ये पता चलता है कि मैक्स हाईटेक जूतों की मदद से कॉल कर रहा था और वो उसी बिल्डिंग में मौजूद था जहाँ पर चीफ और उनके 2 एजेंट थे। मैक्स चीफ को बताता है कि वो वहाँ पर बम ढूंढने आया है। चीफ पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता, तो मैक्स बताता है कि उसे एक रेडियो शो के दौरान एक कोडेड मैसेज मिला था। ये मैसेज KOS के एक एजेंट ने भेजा था, जो कि एक लड़ाई के दौरान मैक्स का दोस्त बन गया। मैक्स की बात सुनकर एजेंट 99 को भी खली की याद आती है और इतने बड़े मस्कुलर आदमी को कोई कैसे बोल सकता था। इसी वजह से वो चीफ से कहती है कि उन्हें मैक्स पर भरोसा करना चाहिए। वो जानता था कि चीफ उसे फिर से जेल में डाल सकते हैं, फिर भी वो सबको वार्निंग देने यहाँ पर आया। ये सोचकर चीफ मैक्स पर भरोसा करने का फैसला करता है और जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि उसी शाम प्रेसिडेंट डिज्नी हॉल में होने वाले एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल होने वाला है। इसी वजह से वो डिज्नी हॉल की जांच करने का फैसला करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ हमें डिज्नी हॉल के पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीग खली को धमका रहा होता है। वो कहता है कि उसने बेकरी वाली लड़ाई देखी थी और उसने नोटिस किया था कि खली ने जानबूझकर एजेंट्स को छोड़ा। वो वार्निंग देता है कि अगर इस बार कोई गलती हुई तो उसकी पत्नी जिंदा नहीं बचेगी। ये सुनते ही खली मजबूरी में एक ब्रीफकेस कॉन्सर्ट हॉल के अंदर पहुंचाता है। उसी समय चीफ और बाकी एजेंट्स भी वहाँ पर पहुंच चुके थे, लेकिन अब क्योंकि म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू होने वाला था इसीलिए प्रेसिडेंट के प्रोटेक्शन में लगे गार्ड्स उन्हें अंदर जाने नहीं देते, जिसके बाद वो लोग हॉल में घुसने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान जब मैक्स एजेंट 23 के पास आता है तो उसकी घड़ी एक बार फिर से बीप करने लगती है। यहाँ पर एजेंट 99 बताती है कि इसका मतलब है कि वहाँ पर न्यूक्लियर डिवाइस मौजूद है, लेकिन एजेंट 23 पहले ही कह चुका था कि उसे वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिला था। उसी पर चीफ को समझ आ जाता है कि मैक्स झूठ नहीं बोल रहा था, झूठ तो एजेंट 23 बोल रहा था। असल में एजेंट 23 भी क्यूओस के साथ मिला हुआ था। जब मैक्स एजेंट 23 से उसके हाथ में पड़े ब्रीफकेस को खोलने के लिए कहता है तो एजेंट 23 एजेंट 99 पर बंदूक तान देता है और वहाँ से उसके साथ भाग जाता है। चीफ और मैक्स कार से उसका पीछा करते हैं और कुछ ही देर के बाद ये दिखाया जाता है कि एजेंट 23 बम को एक्टिवेट कर दिया है और इसकी जानकारी वो सीग को देता है। इसके बाद चीफ और मैक्स एक एयरक्राफ्ट से उसका पीछा करने लगते हैं। जल्दी वो एजेंट 23 की कार तक पहुंच जाते हैं। सड़क बहुत नीचे होती है इसलिए मैक्स एक स्ट्रैप पकड़कर एजेंट 23 की कार में घुसने की कोशिश करता है। एजेंट 23 उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मैक्स फिर भी किसी तरह कार के अंदर पहुंच चुका था और उन दोनों के बीच वहाँ पर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच एजेंट 99 मैक्स के गैजेट की मदद से अपने हाथ को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो कार के एक डैशबोर्ड का एक बटन दबा देती है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सड़क के नीचे उतरकर रेलवे ट्रैक पर चलने लगती है। यहाँ पर किसी तरह एजेंट 23 को बेहोश करने के बाद मैक्स एजेंट 99 की हथकड़ियों को खोलता है, लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से ब्रीफकेस के अंदर मौजूद वो डिवाइस खराब हो चुका था, जिससे एजेंट 23 ने उस बॉम्ब को एक्टिवेट किया था। डिवाइस को ध्यान से देखने पर मैक्स को एक एविडेंस मिलता है। उसे समझ आ जाता है कि बॉम्ब साउंड एक्टिवेटेड है और जैसे ही आखिरी म्यूजिक नोट बॉम्ब तक पहुंचेगा वो अपने आप ही फट जाएगा। ये पता चलते ही दोनों चीफ के साथ ही हॉल की ओर दौड़ते हैं और जब वहाँ का गार्ड चीफ को रोकने की कोशिश करता है तो वो सीधा उसके मुंह पर एक पंच मारता है और यहाँ पर म्यूजिक के आखिरी नोट बजने से ठीक पहले मैक्स म्यूजिशियन को गिरा देता है। एजेंट 99 सिक्योरिटी को बताती है कि हॉल के अंदर बॉम्ब है और मैक्स अंदाजा लगाता है कि बॉम्ब शायद पियानो के नीचे हो सकता है और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। दूसरी ओर सीग को पता चल चुका था कि एजेंट्स ने बॉम्ब को फटने से रोक दिया है। वो वहाँ पर खली से कहता है कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है इसलिए वो उसकी पत्नी को छोड़ देगा, लेकिन फिर वो उससे कहता है कि इतनी बदसूरत लड़की के साथ वो इतने सालों तक कैसे रह पाया। ये सुनते ही खली का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सीग को कार के दरवाजे के सहित ही पुल के नीचे फेंक देता है और आखिर में हम देखते हैं कि मैक्स अब एजेंट 99 के साथ है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।